हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है और 9th क्लास में इकोनॉमिक्स हम लोग अपने देख रहे हैं और उसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 को हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं और बहुत अच्छे से उस पर हम विचार भी कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती, यानी कि जो आपकी पॉवर्टी है वो एक चैलेंज है। इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे और इसको गौर करके हम लोग आपका देखेंगे और एक एक करके हम इन सब चीजों पर अपनी बात, ठीक, इसको पढ़ें, इसको गौर करें और इसको अच्छे से देखें। इस अध्याय में निर्धनता के विषय में आपकी चर्चा की गई है। क्या करेंगे? निर्धनता का जो विषय है इसमें हम लोग अपनी चर्चा करें, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख सर्वाधिक कठिन चुनौती है। कैसी है? भारत के सामने सबसे कठिन चुनौती है। उदाहरणों में इसमें बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञान में निर्धनों के प्रति दृष्टिकोण पर अपनी चर्चा करता है। क्या करता है? चर्चा करता है। एक, भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझा गया है। अगर आप भारत में गरीबी को पढ़ रहे हैं और निर्धनता की आपकी प्रवृत्ति को समझना है विश्व में, तो कुछ उसकी प्रवृत्तियां हैं, कुछ प्रकार है, उन प्रकार को हम लोग समझेंगे। कोई व्यक्ति टोटल गरीब नहीं है, लेकिन है तो गरीब है कैसे, क्यों है, इस कारणों को पढ़ेंगे। निर्धनता की अधिकतर अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय में समर्पित है। ऐसा है, यहां तक आपका समर्पित है। एक, आगे बात करेंगे और चैप्टर का सीधा परिचय में सीधा आगे बढ़ जाएंगे और एक एक करके हम पूरे परिचय को बहुत अच्छे से गौर करके हम लोग इसमें देखें। क्लियर है? डाउट सारे क्लियर रहेंगे यहाँ तक? आपने दैनिक जीवन में हमें अनेक ऐसे लोगों को संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं वे निर्धन हैं। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं, शहर में भीड़ भारी झुग्गियों में रहने वाले भी, वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों पर काम करने वाले बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। वे चिथड़े में बच्चों को उठाकर भिखारी भी हो सकते हैं। हमने अपने चारों ओर निर्धनता को देखा है। वास्तव में देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में मोटे तौर पर 227 मिलियन, यानी कि कुल मिलाकर 27 करोड़ लोग आपका निर्धनता में जीते हैं। 2011-12 की अगर आप डाटे को पढ़ोगे तो समझ आएगा भारत में 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किससे जी रहे हैं? आपका निर्धनता यानी कि गरीबी में जी रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि विश्व में सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ मिलेगी, तो आपका भारत में मिलेगी। यह इस गंभीर चुनौती को दर्शाता है और क्या दिखाता है? ये जो गंभीर चैलेंज है इसको आपका दर्शाता है। ठीक, दो मामलों को पढ़ेंगे, निर्धनता की दो विशिष्टीकरण को पालेंगे और पहला विशिष्टीकरण शहरी निर्धनता है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा सा और गौर कर कर आप लोग देखें, समझ आए। 33 वर्षीय राम शरण झारखंड के निकट रांची में गेहूं की आटा मिल में दैनिक रूप में काम करता है। कोई व्यक्ति है, 33 वर्ष का है राम शरण, और कहाँ काम करता है? झांसी का रहने वाला है। गेहूं की कोई आटा मिल है, उसमें वो एक दैनिक मजदूर के रूप में काम करता है। जब कभी रोजगार मिलता है तो वह महीने में लगभग 1500 रुपए कमाता है। कितने कमाता है? महीने के 1500। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त, जिसमें उसकी पत्नी और 6 से 12 माह तक के बच्चे भी शामिल हैं। ठीक, कैसे हैं? 6 से 12 माह तक के बीच के जो बच्चे हैं वो भी इसमें आपका शामिल है। ठीक, ये उनको देखिए पूरा दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो काम। गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए पैसे भेजना पड़ता है।
उसके भूमिहीन माता पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसरन और हजारीबाग में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? रामसरन हजारीबाग में रहते हैं। उसके भाई पर निर्धन रामसरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भाड़ी बस्ती के किनारे एक कमरे में मकान में रहते हैं। यह ईंट और मिट्टी की खपरल से बना एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपए का काम लेती है। वे दिन में 2 बार दाल चावल और अल्प भोजन जुटा पाती है, पर यह उसके लिए भी पर्याप्त नहीं है। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए एक दुकान में सहायक का काम करता है और 300 रुपये कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उसमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े हैं। ठीक, नए कपड़े आपके तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य ना रहे। जूते पहनने वाला विलासिता है। छोटे बच्चे अल्पपोषण करते हैं। जब बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती। यानी जब बीमार होते हैं तो भी उन्हें चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती है। ये स्थिति थी एक शहरी व्यक्ति की जो आपका निर्धन है। इसकी स्टडी को हमने अध्ययन किया। अब नंबर है एक कोई आपका ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा व्यक्ति। उसका लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव में रहने वाला। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानी के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है, आय वैसी होती है। कई बार उसे पूरे दिन में मेहनत के बदले 50 रुपए ही मिलते हैं। लेकिन खेत में पूरे दिन मेहनत करने के बाद वस्तु के रूप में उसे कुछ गेहूं, दाल और थोड़ी सी सब्जी मिलती। पूरा दिन उसने काम किया, उसे कुछ गेहूं, दाल और थोड़ी सी जो सब्जी है बस वो आपका मिलती। एक थोड़ी सी दाल जो है, सब्जी इत्यादि चीजें उसको मिलती। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाता। कितने मेंबर हैं? 8। और 2 वक्त का जो भोजन है वो भी नहीं जुटा पाते। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिला पूरे दिन खेतों में चारा काटती हैं, खेतों में जलाने के लिए लकड़ी बीन कर गुजारा कर देती हैं। उसके माता पिता जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। उसकी मां अभी उस बीमारी से ग्रसित है। उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा सिंह वहां नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र में ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदने कुछ महीने ही संभव हो पाता था। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन तेल भी एक विलासिता थी। यानी कि अगर उसके लिए अगर घर परिवार में साबुन तेल इत्यादि चीजें मिल जाएं तो उसके लिए एक बड़ा विलासिता का एक मनोरंजन जैसा काम हो जाएगा। यानी कि गरीबी की अपनी चरम सीमा थी कि सोचिए उन्हें 2 वक्त का जो भोजन है वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक, अगर उनके लिए उनको अच्छे कपड़े मिल जाए, साबुन तेल मिल जाए तो समझ लीजिए उनके लिए एक आपका मनोरंजन आपका स्थिति का है। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे गांव की स्थिति हो या शहर की, लेकिन गरीबी का स्तर आप देख सकते हैं। जिनके पास पर्याप्त इनकम नहीं है उन लोगों के लिए जीवन जीना एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने होता है। ये चुनौती क्या है? बहुत बड़ी। एक ये कोई चुनौती आम नहीं है जहां पर जीवन इतना कठिन हो, इस तरह से जिया जाए तो बड़ा मुश्किल होता है इन सब चीजों के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें। निर्धनता से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर अगर हम लोग आपका चर्चा करें। एक चर्चा है, पहला मुद्दा है भूमिहीनता। अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो गरीबी आती है। बेरोजगार है तो गरीबी आती है। परिवार का आकार, मतलब अगर परिवार में सदस्य ज्यादा हैं और इनकम कम है तो ऐसी स्थिति में गरीबी बढ़ती है। निरक्षरता, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं तो ऐसे में क्या आपको रोजगार मिलेगा। खराब स्वास्थ्य है आपका और कुपोषण से आप पोषित हैं तो आपको समझ आएगा। और आपने खराब स्वास्थ्य को पिछले नंबर चैप्टर में पढ़ा है कि मानव संसाधन के लिए स्वस्थ होना कितना जरूरी है। उसके बाद है बाल श्रम की जो चाइल्ड लेबर है। आप अभी छोटे बच्चे हैं और आपको इस टाइम आपको स्कूल भेजा जाता है, लेकिन अगर आपकी आय, आपके परिवार की आय बहुत नीचे गिर जाए, ठीक, तो
ऐसी स्थिति में आपको भी काम करना पड़ेगा, और जब आप काम करेंगे तो वो कहलाएगा बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। और दूसरा है, लास्ट पॉइंट है असहायता, कोई उनकी हेल्प नहीं करता जो लोग गरीब होते हैं। तो ये ऐसे कारण हैं जो आपका गरीबी बरकरार रहती है। कोई आपसे पूछ ले गरीब होने के प्रमुख कारण क्या है, तो आप लिख सकते हैं भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य या बाल श्रम, असहायता। तो ये ऐसे पॉइंट हैं जो भारत में गरीबी को बरकरार रखते हैं, या कोई व्यक्ति, कोई परिवार आपका गरीब रहता है तो ये सारे फैक्टर उसमें सबसे पहले वेरी कर। समझ आया आपको? ठीक, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना। अब इसके आगे से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं। चलिए, कोई बच्चा है किसी भी स्कूल से जो चैप्टर को आपके खड़ा होकर आपका पढ़ना प्रारंभ करें। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सागर लखेड़ा। सागर लखेड़ा। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी इलाज करवा नहीं पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है सहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता, क्योंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। सामाजिक अपवर्जन इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति का समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे उनसे अधिक अच्छे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को सामान्य अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचाता है। असुरक्षा, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में
जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बड़ा हो या बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। निर्धनता रेखा, निर्धनता। बस बस लखेड़ा जी बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, निर्धनता के हमने कारणों को पढ़ लिया कि आखिर में गरीबी क्यों बनी हुई है, उसके कारण हमने देखी। बच्चे सामने ध्यान दो आप लोग, ऊपर के हमने विशिष्टीकरण को पढ़ा कि ग्रामीण स्थिति में कैसी गरीबी है और उस गरीबी का आशय क्या है। ऐसी स्थिति क्यों हो जाती है कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, और स्कूल नहीं भेज पाते तो वो बच्चे लोग बाल मजदूरी करते हैं और काम करते हैं, ठीक, और वो अच्छे से अपना इलाज भी नहीं करवा पाते। निर्धनता का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, अच्छे से जीवन नहीं मिल रहा, ये भी आपकी निर्धनता है। लेकिन निर्धनता के साथ और बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो निर्धनता के जिम्मेदार हैं। जैसे अगर आपको स्वच्छ जल नहीं मिलता पीने के लिए, सफाई वाला वातावरण आपको नहीं मिल रहा, तो भी आप गरीब हैं, ठीक। नियमित रूप से आपको रोजगार में कमी है, तो भी गरीब है। न्यूनतम आपका शालीनता स्तर का मतलब आप कम से कम एक ऐसा जीवन जिए तो कम से कम निम्न हो, अगर आप उससे भी नीचे जी रहे हैं तो भी आप गरीब हैं। असहायता की भावना के साथ जीना, निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उसके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, यानी कि जहां भी वो काम करते हैं उन सभी जगह उनके साथ क्या होता है, एक दुर्व्यवहार होता है। दुर्व्यवहार का मतलब है कि वो उन लोगों के साथ एक सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता, क्योंकि वो क्या है, मजदूर हैं, आपका गरीब है। जीएसएस रामनगर, ध्यान दे बच्चों, सामने ध्यान दो, ठीक, क्योंकि वो गरीब है। स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति निर्धनता में जीना नहीं चाहता। अब मुझे बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गरीबी में जीना चाहे? सोच के देखिए, है कोई व्यक्ति? नहीं है। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। क्या चाहती है कि जो उनकी दयनीय स्थिति है उससे वो निकल जाएं, और उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? दयनीय। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा यहाँ जब सब निर्धन व्यक्ति मानवीय व्यवस्था से मुक्त होंगे, व्यथा से। अब भारत गरीब है, ये बात बिल्कुल सच है, और उसको मुक्त करना भी एक चैलेंज है। देखिए, आज के समय में तो हम लोग कम से कम पर्याप्त भोजन हमको मिलता है, पर्याप्त हमको सुविधा है, और बहुत सारी आधारभूत ऐसी संरचनाएं हैं जो हमको उपलब्ध है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और बहुत सारे जुड़ी चीजें। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ ना बच्चों, उस समय सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती थी कि इतनी बड़ी जनता को भोजन कैसे खिलाया जाए। देखिए, डेवलपमेंट के प्रोसेस तो छोड़ ही दीजिए, और आयाम तो आप छोड़ दो, सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना कैसे खिलाया जाए, जो अन्न है वो कैसे प्राप्त हो। तो पहले हम लोग गेहूं को, चावल को, दाल को यूएस से सहायता मांगते, और बहुत सारे देश हैं जो हमारे देश में सहायता करते हैं। लेकिन हम लोगों ने इस आयाम तक पहुंच गए कि आज हम फूड सिक्योरिटी के अंदर खड़े हैं, और हमारे पास एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इतना गेहूं, चावल, दाल हमारे पास है कि अगर 5 साल तक भी अगर फसल ना हो तो भी हम पूरे भारत को खाना खिला सकते हैं। और कितने हजार मैट्रिक टन ऐसा गेहूं है जो हर साल आपका एफसीआई का पूरा खराब हो जाता है, ठीक। तो आज के समय में तो हम लोग आपका सशक्त हैं, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, जब हमारे पास इतना सब कुछ है फिर भी भारत में 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ लोग आज भी निर्धनता रेखा से नीचे जी रहे हैं, यानी कि गरीब हैं, जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। आप लोग शहर में देखोगे, कोई आपका रिक्शा चला रहा है, कोई आपका रेडी लगा रहा है, वो जमीन पर ही सो जाते हैं, कहीं भी मिल जाए वहीं सो जाते हैं। 2 वक्त का खाना आपका पर्याप्त नहीं हो रहा। तो ये भारत में
एक बहुत बड़ा चैलेंज बना है। और दूसरा चैलेंज ये है कि इतने सारी हमने योजनाएं लागू करी, आप पढ़ोगे उन्हें और उसके और कारण भी पढ़ोगे क्यों गरीबी है। इतनी सारी योजनाओं को हमने आपका लागू किया और धरातल पर उनको खूब अच्छी तरह चलाया। इतने सारे क्रियाकर्म होने के बाद भी, इतनी सारी पॉलिसी लागू होने के बाद भी आज भी हम गरीबी को मिटा नहीं। और केवल गरीबी भारत में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। ठीक, लेकिन भारत में हमारा जिस तरह से हमारा एक दौर रहा, इतिहास रहा है, उसके अनुसार तो अब तक हम इस 27 करोड़ को मुश्किल से 1 करोड़ से भी नीचे हम लोगों को गिर देना चाहिए, लेकिन हालांकि ये नहीं। अब हम बात करें गरीबी का, तो गरीबी में भी सामाजिक वैज्ञानिक एक फैक्टर है, एक दृष्टि है कि क्यों निर्धनता है। सोशल साइंटिफिक आपका रीजन है कि हमारे यहाँ क्यों गरीबी बनी हुई है, और उसका एक रीजन हम लोग आते हैं। क्योंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, ऐसा नहीं केवल आपको खाना नहीं मिल रहा तो गरीब है, बहुत सारे पहलू हैं कि हम क्यों गरीब हैं। जैसे सामाजिक वैज्ञानिक से उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग में किए जाने वाला सूचक वे हैं आय और उपभोग के स्तर पर संबंधित, लेकिन निर्धनता को निरक्षरता स्तर, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कुपोषण का कारण है, प्रतिरोधी क्षमता की कमी है, बॉडी आपका किसी भी रोग को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है, एम्प्लॉयमेंट आपके अवसर अच्छे नहीं हैं, सुरक्षित आपका पेयजल यानी कि जिस पानी को आप पीते हैं वो स्वच्छ नहीं है, स्वच्छता की पहुंच आप तक नहीं है। अगर ये सारी चीजें हैं तो सामाजिक सूचकों के माध्यम से देखा जाता है कि आप ये सारे फैक्टर हैं गरीबी। खाना मिल रहा है वो बात एक अलग है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी गरीब, आपको पोषित भोजन नहीं मिल रहा है, यानी कि जितना विटामिन चाहिए, जितने मिनरल आपकी बॉडी के लिए चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं तो भी गरीब है। प्रतिरोधी क्षमता कम है आपके शरीर में तो भी आप गरीब हैं। स्वास्थ्य सेवाएं आपको पर्याप्त नहीं मिल रही हैं तो भी आप पॉवर्टी लाइन। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आपके गरीबी की आयाम को बढ़ाते हैं। तो उन आयामों को हम आपका साइंटिफिक जो आपका सोशल एक कौन है दृष्टिकोण है उसको हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, सामाजिक अपजन और सामाजिक सुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण बहुत सामान्य है। अब कैसे आप इनके बीच अंतर करोगे और कैसे आप देखोगे कि इनका विश्लेषण कैसा सामान्य है। अपजन की इस स्थिति को देखिए। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनता को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले लोगों का सामाजिक क्षमता अपजन रहकर केवल आपका क्या है, निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धन के साथ खड़ा रहना है। सिंपल सा मतलब इसका ये है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है और दूसरा उसके कंपैरिजन में आपका रिच है तो उनके साथ खड़ा हो, किसके साथ, रिच आदमी गरीब के साथ खड़ा हो। अगर आप उसको सहारा दोगे, सहायता दोगे तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक, और ये पहले भी कहा गया है कि अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व थोड़ा सा अच्छा हो जाए ना तो गरीबी को दूर करने में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। ठीक, अब देखिए, सामान्य अर्थ है कि सामाजिक अपजन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों है। कारण तो है ही, साथ में उसका रिजल्टेंट भी है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधा, लाभों, अवसरों को अपर्याप्त रहते हैं, यानी कि उनको वो सारे प्रॉफिट्स उनको नहीं मिलते जिनसे उपभोग यानी कि दूसरे उनको मिल जाते हैं। ठीक, अब जिस तरह से गरीब आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, उनको चांस मिलने चाहिए, वो सारी चीजें नहीं मिलती जो उनके सामने एक गरीबी के कारण को बरकरार बना देती हैं, और यही वो उनके रिजल्ट हैं कि उनसे उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। इस कारण एक विशेष उदाहरण है भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों पर अपराजित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपजन लोगों की आय में ही बहुत कमी नहीं है करता, बल्कि इससे कहीं अधिक क्षति पहुंचाता है। क्या करता है, बहुत अधिक आपका क्षति को पहुंचा देता है। बात करते हैं असुरक्षा की। क्या है, असुरक्षा। अब असुरक्षा कैसे है, अनसिक्योरिटी कहां से आती, देखते हैं। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है। माप का मतलब है मेजरमेंट है। आप किसी चीज को फील करते हैं कि आज, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, कि आज अगर मैं काम नहीं करूंगा या मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे को अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो कल दिन के लिए मेरे पास पर्याप्त इनकम नहीं होगी जिससे मेरी फैमिली चल सके। तो ये अनसिक्योरिटी तुम्हारे अंदर हो सकती है। जो विशेष समुदाय, जैसे
किसी पिछड़ी जाति के सदस्य, कोई विधवा हो, शारीरिक रूप से विकलांग हो, भावी निधन होने के बहाने अधिक संभावना जताता है। कोई व्यक्ति, मान लीजिए अगर कोई आपकी विधवा महिला है तो उसके सामने अपने परिवार को पालन पोषण करना एक बड़ा चैलेंज है आज के समाज में। ठीक, चाहे हम कितने पढ़ लिखने क्यों ना गए हो, कितने इंटेलेक्चुअल हम क्यों ना हो गए हो, लेकिन ऐसी फैसिलिटी हमारे पास नहीं है कि जिसके हम सामाजिक समरूपता को बरकरार रखें। ठीक, और एक विकलांग व्यक्ति के सामने भी ये बड़ा चैलेंज है कि भविष्य में उसके लिए क्या होगा, क्या अधिक संभावना है ये वो बनी रहेंगी या नहीं बनी रहेंगी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज को शो करता है। ठीक, असुरक्षा जो है, निर्धारण जो है परिसंपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदाय को उपलब्ध विकल्प में से होता है। या तो आपके पास परिसंपत्ति हो, आपके पास जमीन जायदाद हो तो आप सिक्योर अपने आप को फील करेंगे, एजुकेशन आपके पास अच्छी हो, आप स्वस्थ हो, या फिर आप रोजगार के अच्छे आपको चांस मिल रहे हो जिससे आपकी आजीविका चल सके, ये सारी चीजें उपलब्ध हो सके, तो आप कह सकते हैं हाँ कि मेरा काम ठीक है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इनमें सक्षम विद्वान बड़े जोखिम के आधार पर किया जाता है। मान लीजिए कहीं पर बार बार भूकंप आता है, कहीं पर बार बार सुनामी आती है, खास कर जो कोस्टल एरिया वाले पार्ट हैं वहां के लोगों में ऐसी अनसिक्योरिटी आ सकती है। क्लियर है कि आज हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमारी फसल अच्छी है, कल दिन को अगर समुद्र में सुनामी आ गई तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो सकता है। आने वाले समय में हम कैसा अपना जीवन यापन करेंगे, तो ये अनसिक्योरिटी की भावना उनके अंदर आना बड़ी लाजमी है। अतिरिक्त विश्लेषण यानी कि और बहुत सारे ऐसे विश्लेषण किए हैं जो बताते हैं कहाँ है जोखिमों से निपटना उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो, भूकंप हो या फिर नौकरी उपलब्ध कराना कमी दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होना, बड़ी संभावना को आपका सामाजिक असुरक्षा है। क्या है? सामाजिक असुरक्षा। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपका देखी जाती हैं और इनको फील किया जाता है। ठीक, इसके बाद आती है निर्धनता रेखा। हम निर्धनता रेखा को समझेंगे कि आपकी निर्धनता रेखा क्या है। ठीक, और हम लोग उसी निर्धनता रेखा से आपका डिफाइन करते हैं कि कौन व्यक्ति गरीब है या नहीं। अब देखिए, एक छोटा सा पहलू मैं आपको समझा देता हूं। ये मान लीजिए ये है आपकी गरीबी रेखा, ऐसी है गरीबी रेखा। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर चलते हैं और इधर चलते हैं -1 -2 -3। ठीक है, इस तरह से आप अब आप मुझे बताइए क्या गरीबी रेखा को इस तरह से माप सकते हैं? देखिए, गरीबी में भी कुछ ऐसी कंडीशन है, ऐसी स्थिति है, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। गरीबी में भी कुछ क्लास है। अब देखिए, एक व्यक्ति है जो टोटल गरीब है, ना रहने को है, ना खाने को है, ना कपड़े पहने। एक व्यक्ति है जिसके पास खाने को तो है लेकिन रहने के लिए नहीं। एक व्यक्ति है जिसके पास रहने को भी है, खाने को भी है, लेकिन पूरे महीने चलेगा नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। एक व्यक्ति ऐसा है, रहने के लिए भी है, खाने के लिए भी है और पूरे साल भी चलेगा, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं। तो फिर उसके बाद वो सिक्योर है, यहां रहने के लिए भी है, खाने के लिए भी है और आगे समय चलता रहे। तो ऐसे कर करके आप अति गरीब, निर्धन, बहुत निर्धन की जो एक कैटेगरी बनी है, उस कैटेगरी में आप लोग फिट हो जाते हैं और उसी में हम लोग मापते हैं कि कौन व्यक्ति कितना निर्धन है। तो मैं आपको निर्धनता रेखा कल अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, जितना आज पढ़ा है इसको रिवीजन करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।